हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के साइंस का मॉडल सेट पेपर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो 4 मॉडल पेपर सेट था उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आपने उन सभी 4 वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी 4 वीडियो को जाके जरूर देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इनसे लगभग इस बार लगभग 50 से 60% प्रश्न इन्हीं मॉडल प्रश्न पत्रों से आने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और इसके साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल साइंस का 2 सेट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए थे, इंग्लिश का भी 2 सेट और मैथ का भी 2 सेट, और जितने भी बाकी बचे सेट हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए गए। साथ ही साथ हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू का चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो किससे कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये बचपन से आप लोग पढ़ रहे कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फिर दूसरा प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो ये सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। जितने भी चिकना सतह होते हैं, चाहे वो शीशा का हो, एल्युमिनियम का हो, चाहे कोई भी धातु का हो या तो चदरा का हो, सभी पर यह नियम लागू होते हैं। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए बच्चों, फोकस इक्वल टू क्या बताए थे आपको? आर बटा टू आपको फोकस इक्वल टू बताए हुए थे। तो आप क्या होती है? आधी होती है। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी आपको बताए हैं, देखिएगा 4 नंबर क्या बताए हैं अभी आपको। देखिए, फोकस इक्वल टू क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की r/2 होती है। तो r इक्वल टू यहाँ कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, सॉरी 20 दिया हुआ है। 20 दिया हुआ है तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एकदम समझते हुए आपको चलना है, यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, ज्यादा कोई इधर उधर से प्रश्न नहीं आने वाला। सेट को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे। एकदम इस बार 90 प्लस आपको लाना है, 90 प्लस हम लोग को लाना है इस बार, समझे ना? आपको लाना है, हम तो कभी एग्जाम दे चुके हैं। उसके बाद है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, कहां बनेगा? सी पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये सभी आपको याद कर लेना है। उसके बाद है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होता है। लेकिन आपको याद रखना है, जब पोल, देखिए एफ एफ जब पी और एफ के बीच हो, जब ध्रुव और फोकस के बीच कोई भी वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। बाकी बात हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है यहां तक? इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है बच्चों, तभी आप आसानी से बोर्ड में मार्क्स ला सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके लिए, देखिएगा। उसके बाद है, वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बार इसे ये सब हम बताए हुए हैं आपको। देखिएगा, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका पृष्ठ जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसको जो कवर करता है बहुत ही ज्यादा एरिया को कवर करता है एक छोटा सा दर्पण में, ठीक ना। इसीलिए जो हम लोग गाड़ी के पीछे ऐना छोटे टंग नहीं रहता है, जिसे आप लोग फेस देखते हैं, हीरो जब टाइप बनना चाहते हैं उसी में, ठीक ना। उसके बाद है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल होता है कि सर क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए बेटा, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये पूरे प्रकाश के पुंज को एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाता है और इस ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में और दूसरे कार्यों में किया जाता है। एक जगह पर ये पुंज को पूरा मतलब एक जगह से एकत्रित कर देते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया आप सभी को? उसके बाद है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस समवता है तो क्या होगी? माइनस माइनस, देखिए गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस, तो इसका माइनस में किसका होता है? गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग यहां तक? किसी का फोकस दूरी जब माइनस में हो तो, ठीक ना।
उसके बाद है देखिएगा, जो इसका होता है किसका, जो अवतल दर्पण का होता है वो उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी दोनों का गुण सेम होता है, और जो उत्तल दर्पण का होता है वो अवतल लेंस का प्रॉपर्टी से मैच करता है, ठीक ना। उसके बाद दिया हुआ है किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस के बीच क्या संबंध है। देखिए अभी कुछ देर पहले ही बताएं, फोकस के बीच क्या संबंध है, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बटा 2 होता है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड है, आपको इन सभी को याद कर लेना है। 90% इस बार आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, समझे। 90% अगर जुड़े रहिएगा तो 90% जरूर आएगा, डेली प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग। उसके बाद है लेंस की आवर्धन का व्यंजक क्या है, तो लेंस के आवर्धन का व्यंजक क्या है, एम इक्वल टू बी बाय यू, ठीक है। उसके बाद है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुषुप्त दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो कितनी होती है, ये पूछ रहे न्यूनतम दूरी कितनी होती है, निकट न्यूनतम हम लोग कितने देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितनी होती है, अनंत होती है। अगर आप पिछला मॉडल पेपर को देखे होंगे तो सारा प्रश्न वही रिपीटेड हो रहा है, सारा प्रश्न वही रिपीटेड हो रहा है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों 13 नंबर का प्रश्न है बच्चों, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे छोटा नहीं दिया हुआ है, वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है बच्चों, 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह को आपस में आदान प्रदान होता है, तो किसमें होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, मान के चलिए एक ये है और एक बी है, ठीक ना, प्लस सी और डी मिलके क्या बना रहा है, क्या बनाएगा, ये सी प्लस क्या बनाएगा, डीबी बनाएगा, डीबी बनाएगा। तो इन लोग क्या किया, यहां से ये अदला बदली कर लिया, अदला बदली कर लिया कि नहीं, ये अदला बदली कर लिया। तो इसी अदला बदली को जहां तो द्विस्थापन और दो विस्थापित हो रहे हैं, तो इसी को द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और एक हटाता तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, सेट नंबर 4 में हमने बताया हुआ था, किस आधार के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद द्रव्यमान को ना ही उत्पत्ति की जाती हो और ना ही नष्ट किया जा सकता है, समझे ना। रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले भी सेम द्रव्यमान रहता है। उसके बाद है उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन में वृद्धि होता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद है पदार्थ एक्स, एनसीईआरटी का प्रश्न है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किसके लिए कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, CaOH का होल 2, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद है धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है बच्चों। धातु की ऑक्साइड जिसे NaOH की कैसी है, क्षारीय है। उसके बाद अम्लीय किसका होता है, अधातु की ऑक्साइड का। अम्लीय किसका होता है, अधातु की ऑक्साइड का। प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चित्र में, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, जल की बर्बादी नहीं। देखिए जल की बर्बादी नहीं दर्शाता है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी को दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद है 20 का है क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है, क्षार क्या करता है, OH- आयन प्रदान करता है जल में घुल करके, और अम्ल H+ आयन प्रदान करता है। इन सभी को आपको याद रखना है। बोलो जय शास्त्री लाल की जय। उसके बाद है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। और धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला वीडियो में बताया था, उसको ध्यान से आप लोग देखे नहीं होंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न है 22 नंबर का, क्लोरो क्षार प्रक्रम किस पदार्थ के निर्माण में होता है, किस पदार्थ के निर्माण में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में होता है। 22 नंबर का ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद 23 नंबर का क्या है बच्चों, 23 नंबर का है एक पदार्थ जो जल में घुल करके स्वाद में कड़वा स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस पीएच मान वाले
वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? 6.4 पीएच मान वाले, सॉरी 6.4 नहीं, 5 से कम जितना भी वर्षा हो जाएगा ये अम्लीय वर्षा। 6.4 किसका होता है? मूत्र का क्या होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। क्लियर? उसके बाद है बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों। वह कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। क्लियर है? उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, हाँ होता है। रंग में परिवर्तन होता है। गैस में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन भी होता है, ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। बायोलॉजी का प्रश्न आ चुका है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद है बच्चों 28 नंबर का प्रश्न है आपका, रक्तवाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? धमनी ले जाती है। रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है? धमनी। और उधर से लाने का काम कौन करता है? सीरा करता है। उधर से लाने का काम, अशुद्ध रक्त को कौन लाता है? सीरा लाता है। क्लियर है? देखिए 29 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? प्लेटलेट। और देखिएगा किसी भी व्यक्ति का अगर कट जाता है तो उसका प्लेटलेट नहीं बन पाता है, तो कौन सी विटामिन की कमी से प्लेटलेट्स नहीं बन पाता है? तो वह है विटामिन के। कौन सी विटामिन? विटामिन के। क्लियर है आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पादप के वायवीय भागों द्वारा पुष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। 30 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या कहलाता है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े तो बोलिए, फिर से एक बार पढ़ा देंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण से आप लोगों का प्रश्न आ गया, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक क्या है? मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण। ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मुख्य उत्पाद यही है इसका। उसके बाद है, अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल किसकी रक्षा के किसके द्वारा होती है? तो ये किसके द्वारा होती है? सलिस्मा के द्वारा होती है। सलिस्मा अग्नाशय का एक पार्ट है, समझे ना? उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? किसका होता है? शाकाहारी जीवों का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो कौन सी है? शाकाहारी। देखिए मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है, कुत्ता एक मांसाहारी जीव है, शेर तो मांसाहारी है, ये है ठीक ना, शेर मांसाहारी है। तो गाय क्या है? गाय एक शाकाहारी जीव है। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन। किस प्रकार का? विखंडन होता है। पुनर्रुद्भव भवन क्या होता है? उससे भी एक आ चुका है। द्विखंडन मतलब दो भागों में खंड हो जाता है, विखंडन मतलब बहुत सारे भाग में। और पुनर्रुद्भवन क्या होता है? जिसमें से अगर मान के चलिए पुनर्रुद्भवन ये एक जीव है, इसको यहाँ काट दिए तो ये एक पार्ट है, फिर इस तरह से बन जाएगा, और फिर तीसरा पार्ट भी इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद है, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है? जो कलमी वाला पेड़ हम लोग रोपते हैं वो किस प्रकार का विधि है? कायिक प्रवर्धन। किस प्रकार का है? कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा है? अंडाशय। क्लियर है आप लोग? अब 27 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों? 37 नंबर का, माफ कीजिएगा 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गोनोरिया। कोरोना, देखिए कोरोना लैंगिक है क्या यार? लैंगिक नहीं ना, ये वायरस है, ये फेफड़ा को एथी करता है। लैंगिक मतलब क्या होता है? समझ गए होंगे, होशियार बच्चे हैं आप लोग, समझे ना? उसके बाद शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये कहाँ? वृषण में उत्पन्न होता है। उसके बाद है, देखिएगा, तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मा क्या होती है? तापीय विद्युत संयंत्र में वह उष्मीय ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। देखिएगा क्या होता है, जैसे कुछ आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले, अरे बेटा कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, अब बिजली नहीं आएगी, तो कोयला का यूज क्या आता है, वहां पे पानी को गर्म करता है ताप करके, समझा ना। उसके बाद वह उसमें ये पूरा गर्म कर देता है, तो वो क्या करता है, वो वाष्प के रूप में बदल जाता है, और वही हाई प्रेशर से टरबाइन को घुराया जाता है, और क्या निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। उसके बाद है, गोबर गैस का अन्य नाम क्या है, तो क्या नाम से जाना जाता है, जैव गैस के नाम से जाना जाता है। जैव गैस को इसका क्या कहते हैं, देखिए CH4, इसको मीथेन कहा जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो आएगा सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग सेट तीन तीन को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से पूरा पूरा आप लोग जितना भी है सारा सेट को सॉल्व करवा दिया जाएगा। प्रत्येक सेट का इंग्लिश का है, मैथ का है, सोशल साइंस का है, और हिंदी हिंदी आप लोग कर लीजिएगा ना, तो हिंदी का नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर हिंदी का भी करवाना है तो आप लोग बोलिएगा, ठीक ना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही।